हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर। द लर्निंग लैब की फैमिली की तरफ से आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपकी कामना करते हैं कि आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे। आप सभी के लिए जैसा कि हमने वादा किया था कि आपको उत्तर प्रदेश के समय समय पर आपकी स्पेशल वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, उसी क्रम में ये आपका दूसरा वीडियो है, जिसके अंतर्गत जनसंख्या नीति 2021-30 और जनगणना 2011 से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट PYQ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस जो भी करंट अफेयर्स में कुछ चीज़ें अपडेट हुई हैं जनसंख्या से रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो के अंतर्गत मेंशन किया गया है। ये एक टारगेटेड वीडियो है जिसके अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्स आपके कवर किए गए हैं उनको हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि जो UPSI का एग्ज़ाम आने वाला है, जिसकी डेट ऑलरेडी सरकार ने मेंशन कर दी है कि मार्च 2026 में इसका एग्ज़ाम कराना है। उसी क्रम में आपके होम गार्ड का जो ऑलरेडी एग्ज़ाम है, डेट अनाउंस हो चुकी है कि इसका जो एग्ज़ाम है सरकार के द्वारा अप्रैल 2026 में आपका कंडक्ट कराया जाना है। इसके साथ साथ में जो टीचिंग्स के एग्ज़ाम है आपके, उनकी डेट भी आपकी मेंशन कर दी गई है गवर्नमेंट एग्ज़ाम के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा। जो भी टीचिंग्स के एग्ज़ाम है आपके, कौन कौन से एग्ज़ाम है जिनकी डेट आइडेंटिफाई की गई है, जिसमें है आपका TGT और UP PGT। डेट ऑलरेडी आपको पता चल गई होगी कि मई और जून में दोनों एग्ज़ाम आपके कराए जाने हैं। इसके साथ साथ में ही आपका जो टीचिंग का एग्ज़ाम भी है UP टेट का, जो कि मोस्टली आपका प्रोबेबली एग्ज़ाम कराने की बात कही गई है, कब? जुलाई 2026 में। और आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि आप बच्चों ने सभी ने लगभग लेखपाल का फॉर्म फिल कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट रह गई है वो 28 जनवरी है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी आपका 26 में ही कराया जाना है। इसकी भी फॉर्म फिलिंग चल रही है, तो आप उन्हें भी फॉर्म फिल कर लेंगे। जैसा कि अगर आप यूट्यूब पे पढ़ रहे होंगे, कोई न्यूज़पेपर देखते हैं, तो UP PCL प्लस आपकी जो BEO की वैकेंसी है, वहाँ से भी आपकी वैकेंसी कभी भी आ सकती हैं। यानी उनका एग्ज़ाम भी 2026 में कराया जाना ही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2026 कितना आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 2027 में आपका इलेक्शन है, तो जितनी भी मोस्टली वैकेंसी हैं यूपी में उससे पहले पूरी कराई जानी है। जो सबसे लास्ट में जो आपका एग्ज़ाम आता है UP प्रीलिम्स का, जो UP PCS आप एग्ज़ाम देते हैं, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देते हैं, वो एग्ज़ाम भी आपका लगभग अक्टूबर या फिर नवंबर में आपका कंडक्ट करा लिया जाता है। तो जब इतने एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश स्पेशल में आने वाले हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका जनसंख्या नीति से क्वेश्चन आपके ना बने। इसलिए इस वाले वीडियो में हमने जितने भी आपके PYQ हैं उन सभी को ऐड किया है। जो भी लास्ट ईयर्स आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ऐड किया गया है, प्लस जो भी करंट अफेयर्स हैं आपके, जो कि जुड़े हुए हैं किससे? जनसंख्या से। करंट अफेयर जो जुड़े हुए हैं उन सभी को भी हमने इसमें मेंशन किया हुआ है। अतः आपसे आग्रह है कि अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन को प्रेस बिल्कुल कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो जाए। उसी क्रम में आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमने आप लोगों के लिए ही कमेंट बॉक्स को ओपन किया हुआ है, जिससे कि आप हमें कोई भी अपना सजेशन दे सकें, जिससे कि हम आपके लिए जो कंटेंट है वो गुड से लेकर बेटर और बेस्ट तक का कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकें। तो आज का क्वेश्चन, हम पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा नई जनसंख्या नीति 2021-30 को मंजूरी कब प्रदान की गई? 11 जुलाई 2020, 11 जुलाई 2021, 11 जुलाई 2022, 11 जुलाई 2019 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा जो नई जनसंख्या नीति लाई गई है 21-30, उसे मंजूरी कब प्रदान की थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, 11 जुलाई 2021 को इसे मंजूरी प्रदान की गई है। अब हम बात करते हैं कि 11 जुलाई को ही क्यों की गई। तो आप सभी को पता है कि 11 जुलाई को आपका कौन सा दिवस होता है? तो 11 जुलाई को ही आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आपका होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके कथन और निष्कर्ष में।
जो जनसंख्या नीति 2021-30 है उसमें कितने प्रकार के लक्ष्यों को रखा गया है, टारगेट कितने प्रकार के रखे गए हैं, तो उसमें आपके 2 प्रकार के टारगेट रखे गए हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कौन कौन से टारगेट है, तो एक तो आपका शॉर्ट टर्म आपका टारगेट है, दूसरा आपका लॉन्ग टर्म टारगेट है कि पहले हमें शॉर्ट टर्म प्राप्त करने, उसके बाद में आपके लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म को प्राप्त करने की जो आपकी डेट है वो कितनी है, 2026 है। वही लॉन्ग टर्म को प्राप्त करने की डेट है वो 2030 तक है। इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 2। 11 जुलाई 2021 को नई जनसंख्या नीति 2021-30 को मंजूरी प्रदान की गई है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा। जनसंख्या नीति 2021-30 के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो नई जनसंख्या नीति लेकर आई गई है 21-30, उसका कौन सा कथन आपका यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर हम एक एक स्टेटमेंट रीड करते हैं ढंग से। इस नीति में मध्य अवधि लक्ष्य और दीर्घकालिक लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। निवारण योग्य मातृभूमि एवं बीमारियों की समाप्ति करना है। वृद्धों की देखभाल और कल्याण में सुधार करना है। जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य प्राप्त करना है, या इनमें से कोई नहीं। तो पहले हम इसका आंसर आइडेंटिफाई कर देते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए जो पहला स्टेटमेंट दे रखा है, इस नीति में मध्य अवधि लक्ष्य, यानी 2 प्रकार के लक्ष्यों को ही आपको प्राप्त करना है और एक है आपका दीर्घकालिक लक्ष्य। मध्य अवधि के लक्ष्यों को प्राप्त करना है 2026 तक और आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है 2030 तक। इन्हीं में आपकी मातृ मृत्यु दर और बीमारियों की समाप्ति करनी है। वृद्धों की देखभाल और कल्याण में सुधार करना है। जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य भी प्राप्त करना है। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 5। नई जनसंख्या नीति 2021-30 के अनुसार 2030 तक कितने प्रतिशत प्रजनन दर को प्राप्त करना है, 2.1%, 1.9%, 2.2%, 2.3%, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछा गया है कि जो नई जनसंख्या नीति 2021-30 है उसमें 2030 तक कितने प्रतिशत आपको प्रजनन दर आपकी प्राप्त करनी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1.9% हमें प्राप्त करनी है अपनी प्रजनन दर 2030 तक। लेकिन सर अगर 2026 का क्वेश्चन आता है तो क्या होगा उसमें, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पॉइंट है वो है 2026 तक कितना प्राप्त करना है और 2030 तक कितना प्राप्त करना है, क्योंकि अलग अलग लक्ष्य हैं आपके। तो 2026 तक प्राप्त करना है 2.1%, वहीं 2030 तक प्राप्त करना है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है 1.9%। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नई जनसंख्या नीति 2021-30 के अनुसार 2026 तक शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 तक लाना है, 32, 22, 26, 30, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नई जनसंख्या नीति के अनुसार 2026 तक पूछा है कि शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 कितने तक लाना है, 2026 पूछा गया है। आई रिपीट अगेन, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, 32 प्रति 1000 लेकर आना है अपने शॉर्ट टर्म गोल ये आपका रखा हुआ है। तो 2026 तक याद करना है और 2030 दोनों को ही याद करना है आपको, ये चीज़ें ना भूलिएगा। हमें प्राप्त करना है 2026 तक 32 प्रति 1000, जबकि 2030 का जो लक्ष्य रखा गया है वो 22 प्रति 1000 का लक्ष्य रखा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। नई जनसंख्या नीति 2021 के अनुसार प्रदेश की औसत जीवन प्रत्याशा, जिसे एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, 64.3 से बढ़ाकर 2030 तक कितना लेकर आना है, 66, 69, 71, 73, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नई जनसंख्या नीति 2021 के लिए प्रदेश की औसत जीवन प्रत्याशा पूछा गया कि 64 से बढ़ाकर इसे 2030 तक कितना लेकर आना है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 69 आपको प्रति जो ईयर है वो लेकर आना है लाइफ एक्सपेक्टेंसी को। अब यहाँ पे 2 तरह के शॉर्ट टर्म गोल हैं और लॉन्ग टर्म गोल हैं। शॉर्ट टर्म का गोल है आपका 2026 तक का, लॉन्ग टर्म का गोल है आपका 2030 तक का।
तो 2026 में हमें कितनी प्राप्त करनी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये भी आपको याद करना है। तो यहाँ पर हमें करना है 66 ईयर्स को और यहाँ पर प्राप्त करना है 69 ईयर को। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। वर्तमान में प्रदेश की मृत्यु दर 197 से 2030 तक कितने पर लेकर आना है? 150, 120, 104, 98 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वर्तमान में प्रदेश की जो मृत्यु दर है वो कितनी है आपकी? 97 है, जबकि 2030 तक हमें कितने पर लेकर आना है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 98 प्रति 1000 एक लेकर आना है। अब देखते हैं कि मृत्यु दर कहाँ पर निकाली जाती है। इम्पोर्टेंट है आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म याद करना। तो 2026 तक कितना प्राप्त करना है और 2030 तक कितना प्राप्त करना है। 2030 वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। 26 में जो हमें प्राप्त करना है वो 150 है, 30 में प्राप्त करना है वो 98 है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं वो जनगणना 2011 से स्टार्ट हुए हैं। एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आप ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए जिससे कि आपका स्वयं का रिवीजन यहाँ पर हो सके। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले ईयर के भी क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं, चाहे वो PCS हो चाहे वो UPSSC हो। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पहले, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष आपकी कराई गई थी? 1872, 1881, 1891, 1901 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत में पहली जनगणना कब कराई गई है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, 1872 ईस्वी में पहली जनगणना आपकी कराई गई है। अब इस पहली जनगणना से संबंधित 2 फैक्ट समझ लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये जो जनगणना कराई गई थी वो अनियमित कराई गई थी। क्या कराई गई थी आपकी? अनियमित कराई गई थी। अब किन के काल में कराई गई है ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। तो लॉर्ड लिटन के काल में ये गणना आपकी कराई गई है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। वहीं 1881 की अगर बात की जाती है तो वहाँ पर आपकी नियमित जनगणना आपकी कराई गई थी। ये जो छोटे छोटे पॉइंट है आपको यही लर्न करने हैं कि नियमित और अनियमित कब स्टार्ट हुई है। नियमित स्टार्ट हुई है 1881 ईस्वी को लॉर्ड रिपन के काल में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्रत्येक कितने वर्ष के बाद आपकी जनगणना कराई जाती है? तो प्रति 10 वर्ष के बाद आपकी कराई जाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है और इसे हम क्या कहते हैं? नियमित रूप से जनगणना कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पहली बार आपकी जनगणना 1872 ईस्वी में भारत में कराई गई थी। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े कब जारी किए गए थे? 31 मार्च 2011, 30 अप्रैल 2030, 31 मार्च 2012, 30 अप्रैल 2014 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जनगणना 2011 जो हुई थी भारत में उसके अंतिम आंकड़े कब जारी किए गए थे, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा 2 तरह के आंकड़े आपके जारी किए जाते हैं, एक तो होते हैं अंतिम और दूसरे होते हैं अनंतिम। तो यहाँ पे बिल्कुल फाइनल वाले पूछे गए हैं। तो सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 2, 30 अप्रैल 2030 को अंतिम आंकड़े जारी किए गए थे भारत सरकार के द्वारा। अंतिम जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? तो देखिए जब इस तरह की डिटेल आपकी जनसंख्या पूछी जाती है तो आपको 1 to 1 पॉइंट आपको पता होना चाहिए और इस तरह के क्वेश्चन ही आपके आएंगे। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है वो आपकी कितनी है? 19,98,12,250, 19,98,21,350, 19,98,30,567, 19,98,12,341 है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 4, 19,98,12,341 टोटल जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 के अनुसार। अब हम बात करते हैं कि सर पॉपुलेशन में रैंक भारत में कौन सी है उत्तर प्रदेश की। तो ध्यान रखना है जब आबादी की बात की जाती है, जनसंख्या की बात की जाती है तो उत्तर प्रदेश की आपकी कौन सी रैंक होगी? तो उत्तर प्रदेश की भारत में आपकी फर्स्ट रैंक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आपसे वर्ल्ड में रैंक पूछे कि सर वर्ल्ड में कितनी रैंक है उत्तर प्रदेश की, तो वर्ल्ड में उत्तर प्रदेश की 5th रैंक आती है पॉपुलेशन के मामले में।
मतलब क्या कंट्री से हम कंपेयर कर रहे हैं? तो बिल्कुल हाँ, हम कंट्री से ही कंपेयर कर रहे हैं। जिस तरह से चाइना नंबर 1 पर आता है, चाइना के बाद आपका इंडिया का नंबर है यहाँ पर, और इंडिया के बाद किसका है? तो वो यूएसए का नंबर है, और यूएसए के बाद आती है आपकी इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के बाद पॉपुलेशन में स्थान आता है उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, वर्ल्ड वाइड भी उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। तो कौन सी रैंक है आपकी? वर्ल्ड वाइड में आपकी 5th रैंक है, जबकि इंडिया में 1st रैंक है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल आबादी कितने प्रतिशत पुरुषों की संख्या है? 51.29%, 52.29%, 47.71%, 49.12% या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जनगणना 2011 के अनुसार कुल आबादी में कितने प्रतिशत आबादी पुरुषों की संख्या है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 52.29% आपके मेल की संख्या है उत्तर प्रदेश में। वहीं फीमेल की कितनी होगी, एक एक करके वो भी देख लेते हैं। तो ध्यान रखना है, ये तो मेल की है। वहीं 47.71% ये किसकी हो जाएगी? तो ये आपकी फीमेल की परसेंटेज आपकी हो जाएगी। लेकिन सर बाय चांस क्वेश्चन अगर फिगर आउट में पूछ लिया तो वहाँ पर कितनी जनसंख्या है, तो हम कैसे बताएंगे? तो उसको भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। मेल की जब जनसंख्या पूछी जाएगी तो मेल की जनसंख्या आपकी कितनी है? तो वहाँ पर आपकी 10,44,80,510 संख्या है आपके मेल पर्सन की। ये चीज़ आपको याद रखनी है। भाई फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो 9,53,31,831 संख्या है आपकी फीमेल पर्सन की। वहीं परसेंटेज आप याद रख लीजिए, फीमेल की आपकी परसेंट है 49.7%, मेल की जनसंख्या है 52.29%। क्वेश्चन में पूछा गया था पुरुषों की, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। देश के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा स्थान है? 3rd, 4th, 5th, 7th या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए देश के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सी रैंक है, कौन सा स्थान है, किसके अनुसार? तो वो क्षेत्रफल के अनुसार पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, 4th रैंक है उत्तर प्रदेश की एरिया वाइज। वहीं अगर पॉपुलेशन और एरिया वाइज अगर आपसे पूछा जाता है तो कौन सी संख्या है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पॉपुलेशन वाइज अगर पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश की 1st रैंक होगी। वहीं अगर एरिया वाइज पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश की कौन सी रैंक है? तो उस मामले में आपकी 4th रैंक है। अब 4th रैंक से पहले कौन कौन से आपके जिले राज्य आते हैं? तो पहला राजस्थान है, दूसरा आपका MP है, तीसरा आपका महाराष्ट्र है, चौथा आपका UP है। इस प्रकार से जो सही आंसर है वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, 4th रैंक है भारत के। जनगणना 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत आबादी भारत की कुल आबादी का उत्तर प्रदेश में निवास करती है? 16.12%, 16.51%, 17.51%, 17.52% या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिएगा। यहाँ पे पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत आबादी भारत की कुल आबादी का उत्तर प्रदेश में निवास करती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, 16.51% आपकी टोटल आबादी निवास करती है किसमें? उत्तर प्रदेश में भारत की। वहीं ध्यान रखना है कि ये आपका जो आंसर दे रखा है 2011 की जनगणना के अनुसार दे रखा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर 2001 की जनगणना के अनुसार कितनी आबादी थी, तो ये 2001 की जनगणना के अनुसार है 16.16%। यानी क्या हुआ है? इंक्रीमेंट हुआ है जनसंख्या में परसेंटेज का उत्तर प्रदेश का। जबकि अगर आप एरिया वाइज पूछेंगे कि टोटल एरिया कितना है उत्तर प्रदेश का भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो ध्यान रखना है 7.33% एरिया है यूपी का इन द टर्म ऑफ इंडिया। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2।
जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? मुरादाबाद, प्रयागराज, महोबा, हमीरपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में सर्वाधिक जनसंख्या आपकी निवास करती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रयागराज एक ऐसा जिला है जिसमें उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या आपकी निवास करती है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपका आता है, देखिए यहाँ पर चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। यहाँ पर अगर आपकी मैक्सिमम पॉपुलेशन है एक जिला वाइज, तो मिनिमम कौन से ज़िले की है ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ में तो महोबा ज़िले की आपकी मिनिमम जनसंख्या निवास करती है किसी भी ज़िले में। अगर प्रयागराज की अकेले की बात करते हैं कि कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो प्रयागराज एकमात्र ऐसा ज़िला है जहाँ पर इतनी निवास करती है 59,54,351 जनसंख्या अकेले किसमें निवास करती है? प्रयागराज में। वहीं अगर महोबा की बात करेंगे तो सबसे कम यहीं पे करती है, वो है आपकी 8,75,858 आपकी जनसंख्या निवास करती है महोबा में। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। जनगणना 2011 के अनुसार घटती आबादी के क्रम में जिलों को क्रमबद्ध कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 में पूछा गया था। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार घटती आबादी के क्रम में जिलों को क्रमबद्ध करना है आपको। मतलब क्या करना है कि आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको लगाना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। मतलब सबसे पहले वो जिला होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या का है। मुरादाबाद, प्रयागराज, गाजियाबाद, आजमगढ़। तो देखिए यहाँ पे मुरादाबाद पहला है, तो आपको ऑलरेडी पिछले वाले क्वेश्चन में बता दिया सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? प्रयागराज की है। तो पहला वाला ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। दूसरा देखते हैं, प्रयागराज, आजमगढ़, गाजियाबाद, मुरादाबाद। ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका देखिए आजमगढ़ की जो जनसंख्या है वो मुरादाबाद से कम है, तो ये ऑलरेडी गलत है। प्रयागराज, गाजियाबाद, आजमगढ़, मुरादाबाद, यहाँ पे गाजियाबाद की जनसंख्या मुरादाबाद से क्या है? कम है, तो ये ऑलरेडी आपका गलत है। प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, ये आंसर आपका सही है, क्योंकि यही क्रम आपको लर्न करना है। तो क्या होगा? जो प्रयागराज है उससे कम मुरादाबाद, उससे कम गाजियाबाद, उससे कम आपका आजमगढ़, ये क्रम ही आपको लर्न करना है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। ये आपकी जो जनसंख्या है वो घटते क्रम में लिखी हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के बढ़ते क्रम में जिलों को क्रमबद्ध कीजिए। तो देखिए पिछले वाले जो क्वेश्चन था आपका, उसमें आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा था, इसमें आप मिनिमम टू मैक्सिमम यहाँ पर जाने वाले हैं। तो जनसंख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में जिलों को क्रमबद्ध करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या है? ललितपुर, श्रावस्ती, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा। तो ये आपका गलत है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि एक पॉइंट होता है जिसमें सर कि मिनिमम जो जनसंख्या आएगी वो तो किसकी आएगी? महोबा ज़िले की आएगी, क्योंकि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में यही पढ़ा हुआ है। तो उससे क्या होगा कि उससे आप आंसर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे ईजिली। क्या चित्रकूट आ सकता है? तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। हमीरपुर आ सकता है? बिल्कुल गलत है सर। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 3, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। ये आंसर आपका सही है, क्योंकि ये आपका क्या है? बढ़ता हुआ क्रम है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। जनगणना 2011 के अनुसार 0 से लेकर 6 आयु वर्ग की सर्वाधिक आबादी किस जिले में रहती है? तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्या पूछा गया है कि ऐसे बच्चों की जनसंख्या जिनकी आयु 0 से लेकर 6 वर्ष की है, वो आबादी सबसे ज़्यादा किस जिले में आपकी पाई जाती है? महोबा, हमीरपुर, बरेली, प्रयागराज, या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, प्रयागराज में ऐसे बच्चों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। यानी मैक्सिमम के केस में आपको पता चल गया कि सर मैक्सिमम तो आपके यहाँ पर प्रयागराज में पाई जा रही है,
जबकि मिनिमम कौन से ज़िले में पाई जाएगी, तो वो भी आपको याद कर लेना है कि जो मिनिमम जनसंख्या पाई जाती है कौन सा ज़िला होगा, तो ध्यान रखना है वो भी आपका महुआ ज़िला ही आपका होगा 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के लिए। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। जनगणना 2011 के अनुसार 0 से लेकर 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का कुल कितने प्रतिशत है? तो देखिए, अगर टोटल जनसंख्या आपकी 100% है तो उसमें से ऐसे बच्चों की संख्या जिनकी उम्र 0 से लेकर 6 आयु की है उनका टोटल परसेंट कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? 15.01%, 14.21%, 15.41%, 15.61% या इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3, 15.4% है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब यहाँ पे जो चीज़ है, फैक्ट है, इम्पोर्टेंट क्या है वो भी समझ लेते हैं। देखिए, अगर परसेंट में पूछा जाता है तो 15.41%, अगर ऑल ओवर जनसंख्या आपसे पूछी जाती है तो उस समय कितना आंसर आएगा? तो उस समय आएगा आपका 3,07,91,331 जनसंख्या है जिनकी उम्र 0 से लेकर 6 वर्ष की है। क्या सर 2011 और 2001 है उसमें कोई डिफरेंस आया है? तो बिल्कुल आया है। 2001 में इन बच्चों की संख्या कितने परसेंट थी टोटल आबादी में? तो वो 19% थी, जबकि अब कितनी रह गई है? 15.41% रह गई है। मतलब जो आपका इंक्रीमेंट रेट है वो क्या है? नकारात्मक गई है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाई परसेंटेज जो इंक्रीमेंट है वो क्या है? आपका नेगेटिव हुआ है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ये जो डाउनवर्ड हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। जनगणना 2011 के अनुसार 0 से लेकर 6 आयु वर्ग के सर्वाधिक आबादी परसेंट वाला जिला कौन सा है? बहराइच, कानपुर नगर, श्रावस्ती, महुआ, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे बच्चों की संख्या जिनकी उम्र आपकी 0 से लेकर 6 वर्ष की है और उनका सबसे ज़्यादा आबादी इन परसेंटेज। ध्यान रखना, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाए, जनसंख्या और परसेंटेज का कंसेप्ट आप बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। ये चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है। बहराइच है आपका, क्या होगा सही आंसर? तो सबसे क्या पूछा? सर्वाधिक आबादी यानी मैक्सिमम आबादी पूछी गई है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, बहराइच आपका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है इन परसेंटेज में। कितनी आबादी पाई जाती है ऐसे बच्चों की? तो 18 पूरे ज़िले की आबादी का 18.77% पाई जाती है आपकी मैक्सिमम। जबकि मिनिमम कहाँ पे पाई जाती है? तो मिनिमम पाई जाती है आपके कानपुर नगर में। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल ज़िले की जनसंख्या का मात्र 11.13% ही है बच्चों की संख्या। परसेंट में क्वेश्चन पूछा गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप उत्तर प्रदेश स्पेशल के कोई भी प्रीवियस एग्जाम दे रहे हैं या फिर आपने दिए हुए हैं तो वहाँ पर ये क्वेश्चन 101% आपका पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत आपकी रही है। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा गया, चाहे वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो जो उत्तर प्रदेश से आपका रिलेटेड है। 19.23%, 20.23%, 21.23%, 22.23% या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। इसकी जो दशकीय वृद्धि दर रही है वो 20.23% आपकी दशकीय वृद्धि दर रही है उत्तर प्रदेश की। ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि सर अगर हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की अगर दशकीय वृद्धि दर इतनी है तो इंडिया लेवल पर दशकीय वृद्धि दर कितनी होगी? तो ध्यान रखना है, इंडिया का जब आप केस याद करोगे 2001 से लेकर 2011 के बीच में कितनी वृद्धि दर रही है? तो 17.7% आपकी इंक्रीमेंट रेट रही है इंडिया की, जबकि यूपी की है 22.23%। ये चीज़ आपको याद रखनी है।
वहीं अगर हम बात करते हैं मेल इंक्रीमेंट रेट की, मेल की कितनी है और फीमेल की कितनी है, क्योंकि क्वेश्चन तो वहाँ से भी बनेगा। तो अगर मेल के केस में पूछा जाता है तो इनकी जो इंक्रीमेंट रेट है वो महिलाओं से कम है। मेल की है 19.31%, वहीं फीमेल की है आपकी 21.23%। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आपके मेल और फीमेल के। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका 2। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? 19.31%, 20.23%, 21.23%, 24.21% या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो महिला दशकीय वृद्धि दर है वो कितने प्रतिशत रही है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3, 21.23%। मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर मेल की अगर पूछी जाती है तो 19.31% इंक्रीमेंट रेट है, जबकि फीमेल की क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछी गई है। और एवरेज अगर आपसे पूछी जाती है ऑल ओवर तो एवरेज आपकी 20.23% है इन यूपी। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देश के सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में राज्य का कौन सा स्थान है? 14, 15, 16, 18 इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई है दशकीय वृद्धि के मामले में कौन सी रैंक प्राप्त की है उत्तर प्रदेश ने? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 15th स्थान है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या वृद्धि दर में। कौन सी जनसंख्या वृद्धि दर है? तो दशकीय वृद्धि दर है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। कितनी आई है? तो 20.23% है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस जिले की रही है? गाजियाबाद, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, बलरामपुर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि 2011 से 2001 से लेकर 2011 के मध्य में दशकीय जो वृद्धि दर है वो कौन से जिले की सबसे मैक्सिमम रही है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इम्पोर्टेंट है, इस तरह के ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। एक भी जनगणना 2011 से लेकर कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ा नहीं गया है। जितनी भी पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है डिटेल में क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जो सही आंसर है पहले वो देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3 होगा। गौतम बुद्ध नगर की आपकी जो इंक्रीमेंट रेट है वो सर्वाधिक है। कितनी है आपकी? तो यहाँ पर आपकी 49.1% इंक्रीमेंट रेट है आपके गौतम बुद्ध नगर की, इसलिए ये क्या है आपका मैक्सिमम है आपका। जबकि मिनिमम का भी बता दीजिए, तो मिनिमम का भी आपको याद करना है कि मिनिमम इंक्रीमेंट कहाँ पर हुआ है। तो ध्यान रखना है कि मिनिमम परसेंटेज इंक्रीमेंट रहा है आपके कानपुर नगर का। कानपुर नगर में कितने परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है? तो मात्र वहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है 9.1% का, जबकि गौतम बुद्ध नगर में हुआ है 49.1% का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम वृद्धि दर वाले जिलों को बढ़ते क्रम में लगाइए। देवरिया, बागपत, हमीरपुर, कानपुर, बागपत, हमीरपुर, फतेहपुर, कानपुर, हमीरपुर, बागपत, देवरिया या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले वाले क्वेश्चन में कि सबसे कम वृद्धि दर वालों को क्या लगाना है, बढ़ते क्रम में लगाना है। तो आपको एक ही चीज़ देखनी है कि अगर कोई ऑप्शन में कानपुर नगर है स्टार्टिंग में, वही आपका आंसर होगा, क्योंकि आपको पता है कि सबसे जो कम इंक्रीमेंट रेट है वो किसकी है, कानपुर नगर की थी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का औसत जनसंख्या घनत्व कितना प्रति वर्ग किलोमीटर है? 382, 812, 829, 835 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है प्रति वर्ग किलोमीटर। सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3,
829 प्रति वर्ग किलोमीटर का औसत घनत्व है। अब पहले हम बात करते हैं सर ये जनघनत्व होता क्या है। तो मान के चलिए कि आप एक पॉइंट पर बैठे हैं यहाँ पर, और आपने क्या किया कि 1 किलोमीटर की परिधि का यहाँ पर एक सर्कल बनाया। तो जो आपके मान के चलिए कि 1 किलोमीटर आपका यहाँ से यहाँ तक है, तो 1 किलोमीटर में जब आप सर्कल बनाएंगे तो इसमें लोगों की जो जनसंख्या आएगी, क्या आएगी, पॉपुलेशन जो आएगी यहाँ पर, उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब क्या है कि पर्सन की जो संख्या होगी, पर्सन्स होंगे, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोगों की संख्या है, ये आपका जनघनत्व कहलाता है। तो उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व वो 829 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इंडिया का जो जनघनत्व वो 382 है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, 829। 2001 से लेकर 2011 के दौरान जनसंख्या घनत्व में प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो देखिए यहाँ पे पूछा क्या है कि 2001 में कितनी थी और 2011 में कितनी हो गई और उसमें कितना डिफरेंस है, कितने की वृद्धि हुई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ध्यान रखना है, हड़बड़ी में कोई क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं करना है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसका मेंशन कर सकते हैं, डाटा एनालाइज कर सकते हैं। A to Z डाटा आपका पूर्ण तरीके से ऑथेंटिक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 128, 129, 139, 144। तो जो इंक्रीमेंट हुआ है आपका 10 सालों में जनसंख्या घनत्व में, वो हुआ है 139 का। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या इंक्रीमेंट हुआ है। तो देखिए, अगर आपका 2000, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, 2001 से लेकर 2011 में कितना इंक्रीमेंट आपका हुआ है। तो जो जनसंख्या घनत्व था आपका 2001 में वो 690 था, जबकि अब कितना हो गया है, 829। जब क्या पूछा गया कि वृद्धि पूछी गई है, तो आपको पता है कि डिफरेंस निकालना है। तो इन दोनों का जब आप डिफरेंस निकालते हैं तो 139 पर्सन प्रति वर्ग किलोमीटर का डिफरेंस आपका आता है। तो यही क्या है, आपका जनसंख्या जनघनत्व में आपकी वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले का सर्वाधिक जनघनत्व है। मतलब ऐसा कौन सा जिला है जहां पर डेंस पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उस एरिया की जिसमें 1 किलोमीटर एरिया में लोग निवास करते हैं। गाजियाबाद, भदोही, ललितपुर, चित्रकूट, गौतम बुद्ध नगर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब भी इस तरह का आप क्वेश्चन करें, आपको याद रखना है कि प्रति वर्ग किलोमीटर की बात की गई है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात नहीं की गई है। तो इस केस में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 1, गाजियाबाद। सर गाजियाबाद में कितने लोग निवास करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो ध्यान रखना है, वहाँ पर जो लोग निवास करते हैं वो 3971 लोग निवास करते हैं आपके प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में, और इसी को हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगर सर जनसंख्या घनत्व मैक्सिमम अगर आपका गाजियाबाद का है, तो मिनिमम कौन से ज़िले का है, क्या मिनिमम भी पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल पूछा जा सकता है, मिनिमम है आपके ललितपुर का। कितना आता है सर ललितपुर में लोग कितने निवास करते हैं, तो वहाँ पे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मात्र 242 प्रति वर्ग किलोमीटर लोग निवास करते हैं यहाँ पर, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो देखिए, दोनों ही पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट है, याद क्या करना है। अगर इसे भूल जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इसे मत भूलिएगा। मैक्सिमम गाजियाबाद, मिनिमम ललितपुर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिलों को घटते क्रम में लगाइए। आपको क्या करना है कि घटते क्रम में आपको लगाना है, यानी मैक्सिमम से मिनिमम की ओर आपको जाना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। किस तरफ जाना है, मैक्सिमम से मिनिमम की ओर। क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए, सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिलों को किस क्रम में लगाना है, घटते हुए क्रम में लगाना है।
तो आपको पता है पहले वाले क्वेश्चन में कि सर मैक्सिमम किसका है, तो मैक्सिमम गाजियाबाद है। तो यहाँ पे लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, गाजियाबाद लास्ट में तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब पहला क्वेश्चन गलत। वाराणसी, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर नगर, देखिए गाजियाबाद से पहले कोई जिला नहीं आना चाहिए। कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद ये भी नहीं होगा। गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर या इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर आपके दो ऑप्शन बचते हैं, या तो इनमें से कोई नहीं या फिर गाजियाबाद। हम एक एक करके इनकी जनसंख्या देख लेते हैं, कौन सी कहाँ पर इतनी निवास करती है, उससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो जो गाजियाबाद है उसमें कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो वहाँ पर करती है 3,941 प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं अगर हम वाराणसी की बात करते हैं तो वहाँ पर करती है आपकी 2,395 प्रति वर्ग किलोमीटर। लखनऊ की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि राजधानी है तो आपको वैसे ही याद होना चाहिए, 1861। और कानपुर नगर की करती है आपकी 1452। तो ये क्या है, डिक्रीमेंट ऑर्डर है, इसलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 जनसंख्या के घटते क्रम में आपको इनको लगाना था। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। ये क्वेश्चन आपका जो लिटरेसी रेट है वहाँ से क्वेश्चन आपका आता ही आता है, चाहे वो भारत की जनसंख्या हो, चाहे वो आपकी जनगणना उत्तर प्रदेश की क्यों ना हो, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। यहाँ पे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितने प्रतिशत है आपकी टोटल, 57.2%, 67.72%, 77.3%, 78.1% या इनमें से कोई नहीं। तो पहले हम आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 67.72% ऑल ओवर उत्तर प्रदेश की लिटरेसी रेट है, औसत लिटरेसी रेट है, ये आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं मेल और फीमेल की। सर क्या मेल और फीमेल की कितनी लिटरेसी रेट है, तो 57.2% है आपकी फीमेल की है, जबकि अगर हम बात करते हैं मेल की तो मेल की है आपकी 77.3%। ये इतना डिफरेंसेस है इन दोनों के अंतर। अगर आपसे पूछा जाता है कि सर दोनों की लिटरेसी रेट में डिफरेंस कितना है मेल और फीमेल की में, तो दोनों की जो डिफरेंस है वो है 20.1% का। ये चीज़ आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं चारों फैक्ट आपको बता दिए हैं यहाँ पर, फीमेल की बता दिया, मेल की बता दिया, क्वेश्चन में पूछा गया था ऑल ओवर, और डिफरेंस भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश की साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इनडायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि 10 की वृद्धि दर कितनी है आपकी साक्षरता दर में। तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूछा कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 10.36%, 11.36%, 12.12%, 13.21% या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 2, 11.36% की यहाँ पे क्या हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है आपका। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 10 की वृद्धि दर कितनी रही है, तो 11.36% आपकी 10 की वृद्धि रही है। 10 की वृद्धि दर में भारत का कौन सा स्थान है ऑल ओवर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो 29 है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये जो रैंक है वो बड़ी अजीब रैंक आई है उत्तर प्रदेश की, इसलिए 2000 जब भी आपका ये चीज़ें देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पर आपकी काम कर रही है। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2। जो साक्षरता वृद्धि दर है, 10 की वृद्धि दर है, वो कितनी रही है आपकी, ऑप्शन नंबर 2, 11.36%। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में महिला एवं पुरुष साक्षरता दर के बीच कितने प्रतिशत का अंतर है, 11.12% का, 17.12% का, 21.21% का, 20.1% का या इनमें से कोई नहीं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने इसे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं, और इस क्वेश्चन को यहाँ पे भी हमें सॉल्व करना है। राज्य में महिला एवं पुरुषों की साक्षरता दर में कितने प्रतिशत का अंतर है, क्वेश्चन पूछा गया है। पहले हम आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4,
20.1% का आपका डिफरेंस है दोनों की लिटरेसी रेट में। अब कैसे पता करना है, तो देखिए हम बात करते हैं मेल की कि मेल कितनी लिटरेसी रेट है। तो मेल की लिटरेसी रेट है आपकी 77.3% की। वहीं अगर आप फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल की लिटरेसी रेट है मात्र 57.2% की। तो आपको याद करना था डिफरेंस। तो जब आप डिफरेंस याद करते हैं तो 1 पॉइंट यहाँ पर आएगा, 0 यहाँ पर आएगा, 2 आपका यहाँ पर आएगा। यही आपका आंसर पूछा गया कि दोनों के जो परसेंट है उसमें कितने का डिफरेंस है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले जिलों को घटते क्रम में क्रमबद्ध करना है। इनको ये चीज़ आपको याद रखनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले जिलों को उनके घटते क्रम में उन्हें क्रमबद्ध करना है। मतलब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैक्सिमम लिटरेसी रेट कौन से की है और मिनिमम कौन से की है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से आपके बनेंगे ही बनेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 का अगर आपने पीसीएस का एग्जाम दिया है तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो देखिए बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा कौन सा जिला है जिसकी सबसे ज़्यादा है और सबसे कम किसकी है। तो देखिए जब हम बात करते हैं कि मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम को आपको पता होना चाहिए कि सर गौतम बुद्ध नगर की लिटरेसी रेट है, जबकि मिनिमम किसकी है, तो मिनिमम आपके श्रावस्ती की है। जब आपको 2 जिले पता होते हैं तो आप उससे क्या सोचते हैं कि हम ऑप्शन को बना लेंगे। तो देखिए गाजियाबाद, औरैया, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर। अब गौतम बुद्ध नगर लास्ट में तो नहीं आएगा। गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, कानपुर नगर ये पॉसिबिलिटी है। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा पॉसिबिलिटी है। गाजियाबाद, औरैया, कानपुर नगर इनमें से नहीं। तो देखिए गाजियाबाद वाला तो बिल्कुल हट जाता है। अब बचते हैं ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं और 2 और 3। तो देखिए जब छोटे छोटे डिफरेंसेस आपको पता होंगे तभी आप आंसर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। 2 अब आप याद कर लीजिएगा, गौतम बुद्ध नगर के बाद आप एक कानपुर का स्थान आता है। तो देखिए कानपुर किस में आ रहा है, औरैया आ रहा है इसमें, तो कानपुर नगर लास्ट में तो नहीं आने वाला। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है। इनके डिक्रीमेंट ऑर्डर में गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया और इटावा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3। जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक न्यूनतम है, यानी मिनिमम रेट कौन से जिले की है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप UPSSC के क्वेश्चन लगातार पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कई बार ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बदायूं या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे कम लिटरेसी रेट है वो है आपके किसकी है, श्रावस्ती की है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। यानी मिनिमम लिटरेसी रेट अगर श्रावस्ती की है तो मैक्सिमम भी आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ आपको याद रखनी है। मिनिमम अगर श्रावस्ती की है तो मैक्सिमम को ऑलरेडी मैं पहले वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। गौतम बुद्ध नगर की है, मिनिमम आपकी श्रावस्ती की है। श्रावस्ती की कितना प्रतिशत है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये स्पेशल क्वेश्चन है आपका। तो 46.74% मात्र लिटरेसी रेट है। जबकि अगर हम बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर की तो वहाँ पर 80.12% है। तो देख सकते हैं आप डिफरेंस कितना है दोनों जिलों में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है, यानी अब क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है कि कौन से जिले की मेल लिटरेसी रेट ज़्यादा है, यानी क्या पुरुषों की लिटरेसी रेट पूछ रहा है। इटावा की, गाजियाबाद की, गौतम बुद्ध नगर की, झांसी की या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, पुरुष मेल के चक्कर में, तो वो होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 गौतम बुद्ध नगर की। अगर गौतम बुद्ध नगर की सबसे हाईएस्ट है मैक्सिमम में पुरुषों की, तो सर मिनिमम कौन से जिले की है, तो मिनिमम भी आपको श्रावस्ती ही लर्न करना है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आपके यहाँ पर। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3।
निम्नलिखित में से जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस जिले की है? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, कानपुर नगर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि सर्वाधिक फीमेल लिटरेसी रेट किस जिले की है। अब आपको गौतम बुद्ध नगर आंसर नहीं टिक करना है, यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक फैक्ट आपको ध्यान से रीड करना है। क्वेश्चन में महिला के लिए पूछा गया है, ना कि मेल के लिए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, कानपुर नगर की सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है फॉर फीमेल के लिए, यानी मैक्सिमम अगर यहाँ पर है तो सर मिनिमम किसकी होगी? तो मिनिमम और मैक्सिमम में दोनों में ही क्या आएगा? तो मिनिमम में तो आपका श्रावस्ती कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चाहे वो मेल की पूछे, चाहे फीमेल की पूछे, चाहे आपके उत्तर प्रदेश की पूछे, आपका श्रावस्ती ही है। लेकिन यहाँ पे जो बदल रहा है वो है कानपुर नगर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जनगणना 2011 के अनुसार केवल ग्रामीण क्षेत्र की औसत साक्षरता दर कितनी है? 64.12%, 65.46%, 75.14%, 70.12% या इनमें से कोई नहीं। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको समझना है, इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे ओनली पूछा गया कि केवल ग्रामीण क्षेत्र की औसत रेट कितनी है लिटरेसी में। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 65.4% रेट है आपके किस में? ग्रामीण क्षेत्र में। वहीं अगर अर्बन एरिया की बात करें सर, शहरी एरिया की बात करें, तो वहाँ पर लिटरेसी रेट कितनी है? तो वहाँ पे भी आपको याद करनी है। तो वहाँ पर ऑल ओवर जो एवरेज है वो 57.14% है, ध्यान रखिएगा। ये एवरेज है कि यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में इतना है और शहरी क्षेत्र है वो 57.14% है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 898, 912, 943, 935 या इनमें से कोई नहीं। तो जनगणना 2000 किसके अनुसार पूछ रहा है? 11 के अनुसार पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात आपका कितना है। पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 912 रेशियो है आपका किसका? लिंगानुपात का उत्तर प्रदेश में। अब लिंगानुपात होता क्या है वो भी समझ लेते हैं। यहाँ पर जो जनसंख्या पूछी जाती है आपकी, यहाँ पर रेशियो पूछा जाता है कि प्रत्येक 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियाँ हैं, मतलब लड़कियों की संख्या कितनी है बॉयज़ के कंपेयर में। तो प्रति 1000 देखा जाता है। लड़कियों की संख्या एवरेज है उत्तर प्रदेश में 912, जबकि मेल पर्सन की आपकी 1000। ये होता है आपका लिंगानुपात। अब हम बात करते हैं जनगणना 2011 के अनुसार, तो आपका 912 है, जबकि 2001 के अनुसार कितना है? 2001 के अनुसार कितना है तो वो चीज़ भी याद रख लीजिएगा। 898 था आपका 2001 के अनुसार, और 2011 के अनुसार हो गया है 912। डिफरेंस कितने का आया है तो ध्यान रखिएगा, दोनों में जो डिफरेंस है वो है आपका 14 अंकों का डिफरेंस आया है। मतलब लिंगानुपात क्या हुआ है? 14 अंक से इंक्रीमेंट हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पर, ये हो गया है 2001 के अनुसार, ये है 2011 के अनुसार। वहीं इंडिया का कितना है तो ये इंडिया का ऑलरेडी दे रखा है रेशियो। तो सही आंसर क्या है? यूपी का पूछा गया है, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 2। वयस्क लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात दोनों की दृष्टि से यह देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा स्थान पर है? यह का मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो लिंगानुपात है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है भारत में? 25, 26, 27, 28 या इनमें से कोई नहीं। इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि फैक्ट आपके इस तरह के कोई रीड नहीं करता है। ईजिली इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं पहले भी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 26 स्थान है उत्तर प्रदेश का कौन से किसके टर्म में? वयस्क लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात दोनों की दृष्टि से। सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2।
उत्तर प्रदेश के शीर्ष लिंगानुपात वाले जिलों को घटते क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। प्रतापगढ़, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर, जौनपुर, देवरिया, प्रतापगढ़, आजमगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, देवरिया, जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, या इनमें से कोई नहीं। क्या करना है? तो यहाँ पर शीर्ष लिंगानुपात वाले जिलों को घटते क्रम में क्रमबद्ध आपको करना है। मतलब पहले आपको पता होना चाहिए कि सर के मैक्सिमम रेशियो कौन से ज़िले का है। तो ध्यान रखना है मैक्सिमम जो रेशियो है वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर आपके ज़िले का है। कितना है जौनपुर ज़िले का? तो 1024 है आपका रेशियो। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो ऑप्शन तो पहले से ही गलत हो जाएगा आपका, दूसरा सही हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी आपका रिप्लेस हो गया है। अब आपके 2-3 ऑप्शन बचते हैं, उनमें से आपको देखना है कि कौन सा जिला पॉसिबिलिटी है यहाँ पे लिंगानुपात के टर्म में। तो जौनपुर के बाद देवरिया का स्थान आता है, बिल्कुल सही। देवरिया का प्रतापगढ़, आजमगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, तो आजमगढ़ तो जौनपुर के बाद में नहीं आता। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका होगा यहाँ पर 2, जौनपुर, देवरिया, प्रतापगढ़ और आजमगढ़। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर, सॉरी इसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, यहाँ पर थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा। यहाँ पर एक एक करके हम इसको रेशियो को देख भी लेते हैं। जौनपुर का कितना रेशियो है? तो जौनपुर का है यहाँ पर 1024। आजमगढ़ का कितना है? तो आजमगढ़ का है 1019 है। देवरिया का कितना है? 1017 है। और प्रतापगढ़ का है 998। तो इस तरह से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि घटते क्रम में किसका कौन सा स्थान आएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस जिले का सर्वाधिक न्यूनतम लिंगानुपात है? तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? मिनिमम लिंगानुपात आपसे पूछा गया है कि कौन से जिले का है। बागपत, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल अजीब सा लगता है उत्तर प्रदेश के टर्म में कि जो राज्य सबसे ज़्यादा शिक्षित है उत्तर प्रदेश का, उसी में सबसे कम लिंगानुपात है। मतलब ऑप्शन नंबर 3, गौतम बुद्ध नगर का सबसे कम लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये थोड़ा सा बड़ा अजीब फैक्ट है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर का कि लिटरेसी रेट सबसे हाईएस्ट है, जबकि सेक्स रेशियो आपका सबसे कम है। यहाँ पर कितना लिटरेसी रेट है? लिटरेसी रेट और अदर चीज़ हम अगर देखते हैं यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर जो लिंगानुपात है मात्र 851 है, जबकि लिटरेसी रेट आपकी 80% है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? 912, 916, 902, 904, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया क्वेश्चन है कि लिंगानुपात आपका कितना है 0 से लेकर 6 आयु वर्ग का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 902 प्रति 1000 बॉयज़। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए 2001 की जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर रेशियो कितना होगा, तो 2001 में रेशियो था आपका 9 से 16 का, जबकि 2011 में रेशियो कितना हो गया इन बच्चों का? तो 9 से 2 का हो गया है। क्या हुआ सर? ये तो डिफरेंस अगर हम निकालते हैं यहाँ से तो 14 अंक का डिफरेंस आता है। मतलब इनकी जो इंक्रीमेंट रेट है वो क्या है? डिक्रीज हुई है, नकारात्मक हुई है। ये फैक्ट आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। कितने अंकों से नकारात्मक हुई है? तो 14 अंक से नकारात्मक हुई है। पहले आपका था कितना? 2001 में आपका 916 है, जबकि 2011 में आपका 911 है, सॉरी 902 है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक कम शिशु लिंगानुपात किस जिले का है? गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, इनमें से कोई नहीं। सर्वाधिक सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला आपको आइडेंटिफाई करना है। ध्यान रखिएगा शिशु लिंगानुपात की बात हो रही है, ऑल ओवर की बात नहीं हो रही है।
उस केस में सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 बागपत जिला। चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करते हैं, शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं, तो ये क्या है आपका यहाँ पर सबसे मिनिमम है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं अगर क्वेश्चन आपका आता है सर मैक्सिमम किसका होगा, तो मैक्सिमम आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है क्वेश्चन। तो उस केस में मैक्सिमम किस कौन से ज़िले का है, तो ध्यान रखिएगा मैक्सिमम है बलरामपुर का। बलरामपुर का सर कितना है, तो बलरामपुर का है 950। वहीं अगर बात करते हैं बागपत की, तो बागपत में कितना है, मात्र 841। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। जनगणना 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। इनडायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनडायरेक्टली गांव में निवास करने का मतलब क्या है, ग्रामीण जनसंख्या आपकी उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत है, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो सही आंसर देखते हैं 75.12%, 77.73%, 78.72%, 78.12% या इनमें से कोई नहीं। तो जो गांव में परसेंटेज निवास करती है वो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2 77.73%। अगर ये ग्रामीण जनसंख्या है तो सर शहरी जनसंख्या कितनी होगी, क्या वो क्वेश्चन भी आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है, दोनों को याद कर लीजिएगा। 77.73% है, जबकि अब अगर आप इसको 100 में से माइनस कर दोगे तो इजीली नगरीय जनसंख्या भी आ जाएगी, जो कि आएगी 22.27%। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका 2 77.73%। जनगणना 2011 के अनुसार 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले वैधानिक नगरों की संख्या कितनी है, 5, 6, 7, 8 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऐसे जिलों को आपको आइडेंटिफाई करना है जिनकी संख्या 10 लाख है या फिर उससे अधिक है, उन नगरों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर आपका 3, यानी 7 ऐसे ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में जिनकी संख्या आपके 10 लाख या उससे अधिक है। अब हम बात करते हैं कि सर वो कौन कौन से ज़िले हैं, उनको भी बता दीजिए जिससे कि आपको लर्न हो जाएं, तो उनको भी एक एक क्रम से लिख लीजिएगा। सबसे पहले ज़िला क्या आएगा, क्रम से कोई लर्न नहीं करना है आपको, तो उसमें है आपका कानपुर है, आगरा है, आगरा के साथ आपका गाजियाबाद भी है जिनकी संख्या आपकी क्या है 10 लाख से प्लस है। आगरा के साथ में लखनऊ भी है जो कि आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उसके साथ साथ आपका मेरठ भी है जो पश्चिमांचल में आपका है, और मिडिल में आपका प्रयागराज है। एक कोई और छूट गया है तो वो है आपका वाराणसी। तो ध्यान रखिएगा ये ऐसे ज़िले हैं जिनकी संख्या कितनी है 10 लाख प्लस जनसंख्या है ऐसे ज़िलों की। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस जिले की आबादी 10 लाख या उससे अधिक नहीं है। तो देखिए पहले मैंने आपको बता दिया इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि ऐसे जिलों की संख्या कितनी है, ऐसे जिलों की संख्या जिनकी संख्या 10 लाख से अधिक है। टोटल जिले कितने हैं, वो 7 जिले हैं जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखे हैं। तो यहाँ पर कौन सा हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, हमने देखा था कानपुर भी था, आगरा भी था, गाजियाबाद भी था, रामपुर नहीं था सर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण आबादी किस जिले में निवास करती है। जब इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि वहाँ पर आपसे आबादी पूछी गई है, जनसंख्या पूछी गई है, परसेंट नहीं पूछा गया है। परसेंट में आपका आंसर चेंज हो जाता है, ध्यान रखिएगा। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सर 2 हो जाएगा। प्रयागराज में प्रत्येक जिले के अनुसार सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है उत्तर प्रदेश के एक जिले में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। अगर सर इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कर रही है तो मिनिमम कौन सा है, तो इम्पोर्टेंट ये है कि वो कौन सा मिनिमम होगा। तो मिनिमम है आपका गौतम बुद्ध नगर।
अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। जिस जिले में आपकी ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक होगी उस जिले में आपकी शहरी जनसंख्या क्या होगी, तो वो आपकी क्या होगी, मिनिमम होगी। ये दिमाग आपको अपने आप लगाना है। ग्रामीण जनसंख्या मैक्सिमम है तो शहरी जनसंख्या मिनिमम, ग्रामीण जनसंख्या मिनिमम है तो शहरी जनसंख्या आपकी मैक्सिमम। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक काम नगरीय आबादी वाला जिला कौन सा है। देखिए सर्वाधिक काम नहीं, यहाँ पे कम है, क्या है, कम है। कि सबसे कम नगरीय आबादी वाला जिला कौन सा है, इम्पोर्टेंट है। जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या होगी वही यहाँ पर क्या होगा, सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला भी वही माना जाएगा। ये आपको छोटे छोटे से फैक्ट हैं जो कि आपको लर्न कर लेने हैं। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर, देखिए क्या है, सबसे कम नगरीय आबादी वाला जिला क्या होगा। यहाँ तो ऑप्शन में कोई दे रखा है क्या, तो ऑप्शन में तो कोई नहीं दे रखा सर। तो पहले कैसे आंसर हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि आंसर में आपसे पूछा गया है सबसे कम आबादी वाला जिला। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 5 है। क्योंकि नगरीय आबादी सबसे कम किस में होगी, जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या होगी उसमें सबसे कम आबादी वाला नगरीय आबादी वाला भी वही होगा। तो उस केस में जो सही आंसर है वो है आपका गौतम बुद्ध नगर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों को उनकी नगरीय आबादी के बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। मतलब ऐसे जिलों को लगाना है जिसमें नगरीय आबादी को बढ़ते हुए इंक्रीमेंट ऑर्डर में लगाना है। श्रावस्ती, संत कबीरनगर, कौशाम्बी, चित्रकूट, चित्रकूट, संत कबीरनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, कौशाम्बी, श्रावस्ती, संत कबीरनगर, श्रावस्ती, चित्रकूट, श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीरनगर, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। तो श्रावस्ती में सबसे कम नगरीय आबादी वाला जिला है, तो वहीं से वो आपका आंसर भी स्टार्ट होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 4। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति की संख्या है। 21.2%, 20.69%, 20.71%, 20.81%, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कंसेप्ट को ध्यान से समझना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रदेश की जो टोटल जनसंख्या आपकी 19,98,00,000 है, उसमें से कितने परसेंट जो संख्या है आपकी वो अनुसूचित जाति की है, अर्थात आपकी एसटी की जनसंख्या आपसे पूछी जा रही है कि कितने प्रतिशत आपकी एसटी की जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। 20.69% आपकी एसटी की जनसंख्या है कुल टोटल जनसंख्या का इन उत्तर प्रदेश में। ये जो डाटा है आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट डाटा है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि सर उत्तर प्रदेश में टोटल जनसंख्या जो भारत की जनसंख्या है उसका कितने परसेंट है, अगर मैं इंडिया के रेफरेंस में यहाँ पे बात करें, हम एसटी कैटेगरी की जो आपकी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसकी बात करें कि उत्तर प्रदेश में कितना निवास करती है, तो ध्यान रखिएगा इंडिया के लेवल पर 16.6% जनसंख्या निवास करती है इन उत्तर प्रदेश में, इन रेफरेंस ऑफ इंडिया। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 है आपका 20.69% ऑल ओवर जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की एसटी जनसंख्या। ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 2। जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या निवास करती है। प्रयागराज, आजमगढ़, हरदोई, सीतापुर, इनमें से कोई नहीं। अब जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे याद करना है वो 2 तरीके से याद करना है। एक तो आपसे पूछा गया कि अनुसूचित जाति जनसंख्या निवास कितना करती है, कौन से ज़िले में करती है। पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं, उसके बाद हम आंसर आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें क्या क्या याद करना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। सबसे अधिक जनसंख्या जो एससी कैटेगरी की है वो कहाँ पर निवास करती है, तो ध्यान रखना है हमें जो जनसंख्या आपसे पूछी गई है वो एससी कैटेगरी की जनसंख्या पूछी गई है। सीतापुर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है
उत्तर प्रदेश में, ये चीज़ आपको याद रखना है। लेकिन वहीं अगर आपसे जो परसेंटेज वाइज अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा सर परसेंटेज कौन से ज़िले में निवास करती है एससी कैटेगरी की जनसंख्या की, तो उस समय आपका क्या आंसर होगा, वो क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जब परसेंटेज वाइज आपसे पूछा जाएगा एससी जातियों की संख्या के बारे में, तो उस समय आप आंसर आइडेंटिफाई करेंगे कौशाम्बी, यानी परसेंट में आपसे पूछा जा रहा है तो कौशाम्बी है, जनसंख्या के मामले में पूछा जाए तो वो आपका सीतापुर है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका 4। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक परसेंटेज यानी प्रतिशत किस जिले में निवास करती है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ ही गया है कि एससी कैटेगरी की जो जनसंख्या है आपकी कौन से जिले में परसेंट आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा परसेंट के रेफरेंस में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो सही आंसर क्या होगा, कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, कौशाम्बी जिले में आपकी सर्वाधिक परसेंटेज जनसंख्या निवास करती है एससी कैटेगरी की, ये चीज़ आपको याद रखना है। वहीं अगर हम मिनिमम की बात करते हैं कि सर मिनिमम परसेंटेज कौन से ज़िले में पाया जाता है, तो उस केस में दोनों ही केस आपके सही आंसर होंगे बागपत। जो बागपत है वो जनसंख्या के मामले में भी आपका फर्स्ट रैंक पर ही है मिनिमम में, परसेंट में भी मिनिमम है। लेकिन जनसंख्या के मामले में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है वो क्या हो जाता है, वो सीतापुर होगा। जनसंख्या सीतापुर में सबसे ज़्यादा निवास करती है, परसेंट में कौशाम्बी है और बागपत में, दोनों में सही आंसर बागपत ही होगा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर 1। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है, 918, 900, 904, 907 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे वो पूछा गया है कि सर उत्तर प्रदेश में जो एससी कैटेगरी के पर्सन है उनका लिंगानुपात आपका यहाँ पर कितना है। ये कैटेगरी वाइज आपका लिंगानुपात पूछा गया है। तो उस केस में सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, 907 आपका लिंगानुपात है एससी कैटेगरी का 2011 के रेफरेंस में। वहीं 2001 के रेफरेंस में अगर आपसे पूछा जाए तो वहाँ पर आपका 900 आएगा 2011 के रेफरेंस में। अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से ज़िले का है, अगर आपसे ज़िला पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा आजमगढ़ ज़िला है। और आजमगढ़ जो ज़िला है वो किसके लिए सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो एससी कैटेगरी के लिए है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, अनुसूचित जातियों की संख्या के लिए है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4। जनगणना 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की संख्या है, 0.12%, 0.57%, 0.75%, 0.1% या इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है कि कितने प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है, मतलब शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में पूछा गया है। एसटी कैटेगरी के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शेड्यूल ट्राइब्स की उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है उत्तर प्रदेश में। ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2, मात्र 0.57% जनसंख्या निवास करती है उत्तर प्रदेश में। इम्पोर्टेंट है, इसका फैक्ट भी याद कर लीजिएगा। ऑल ओवर जनसंख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में एसटी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 11,34,273 लोग निवास करते हैं एसटी कैटेगरी के उत्तर प्रदेश में। सही आंसर है इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 2। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या वाला जिला कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर यही चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी है कि जनसंख्या वाला जिला पूछा गया है एसटी कैटेगरी की ऑल ओवर जनता कितनी है, परसेंट में नहीं पूछा गया है। बागपत, सोनभद्र, ललितपुर, सीतापुर या इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा गया है, सर्वाधिक पूछा गया है, अर्थात मैक्सिमम कौन से ज़िले में आपके निवास
करती है। इस तरह के क्वेश्चन आपके 101% आएंगे, ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, सोनभद्र जिले में एसटी कैटेगरी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा निवास करती है। मतलब मैक्सिमम अगर आपके यहाँ पे कर रही है तो सर मिनिमम कहाँ पे करेगी, तो मिनिमम करती है आपकी बागपत में। बागपत में मात्र 13 लोग पाए जाते हैं, जबकि मैक्सिमम में कितने लोग पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। तो बिल्कुल आ सकता है। सोनभद्र में आपके 3,85,018 लोग निवास करते हैं अकेले मात्र सोनभद्र में। लेकिन यही क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि सर परसेंट में अगर आप बता दीजिए इस क्वेश्चन को, तो आपका बागपत तो क्या रहेगा, आपका कॉमन ही रहेगा कि बागपत में तो मिनिमम है ही है आपका। लेकिन अगर आपके परसेंट में पूछा जाएगा तो उस केस में भी आपका सोनभद्र भी कॉमन रहेगा। तो इसमें यहाँ पर आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में औसत कार्य सहभागिता दर कितने प्रतिशत है? 32.9%, 31.2%, 33.4%, 31.12% या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, राज्य में औसत कार्य सहभागिता दर आपकी पूछी गई है। और ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल यूपीपीसीएस प्रीलिम्स सब में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, औसत कार्य सहभागिता दर आपके पूछी गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, 32.9% औसत सहभागिता कार्य सहभागिता दर है उत्तर प्रदेश में। वहीं अगर हम बात करते हैं सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में और आपके शहरी क्षेत्र में क्या रही होगी, तो 33.4% आपके ग्रामीण क्षेत्र की सहभागिता दर है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं अगर आपकी शहर की बात करते हैं तो उसमें कितनी है, तो 31 पॉइंट आपकी ये शहरी क्षेत्र की है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। ये क्या है, ऑल ओवर एवरेज है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की कुल आबादी में कितने प्रतिशत भागीदारी इस्लाम आबादी की है? 7.5%, 8.5%, 9.5%, 10.1% या इनमें से कोई नहीं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी में कितने प्रतिशत आबादी आपकी इस्लाम आबादी है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, 9.5% इस्लाम आबादी है उत्तर प्रदेश में। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं 2001 की, तो उसमें 2001 में कितने परसेंट इस्लाम आबादी थी, तो इसका मतलब है हमने क्या किया, प्रोग्रेस किया है। 11% थी। कितने परसेंट थी? 11% थी। जबकि आपका 2011 में कितने परसेंट रह गई, 9.5% रह गई है। मतलब हमने 1.5% क्या किया है, सुधार किए हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक इस्लाम आबादी आपकी पाई जाती है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया है। आगरा, गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ, इनमें से कोई नहीं। तो आप अगर क्रांति नगरी के नाम से जानते हैं तो वो है आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। मेरठ ऐसा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक आपकी इस्लाम आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या किस धर्म के लोगों की है? ईसाई, मुस्लिम, सिख, बौद्ध या इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपके 101% आपके पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन लेखपाल 2015 में जब चकबंदी का एग्जाम हुआ था उस क्वेश्चन में ये पूछा गया पेपर में। सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या किस धर्म के लोगों की है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बौद्ध धर्म के लोगों की सर्वाधिक कम जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। कितनी जनसंख्या है 2011 के अनुसार, एक एक पॉइंट में हम देख लेते हैं। तो जो बौद्ध धर्म के लोगों की यहाँ पे जो संख्या दे रखी है वो कितने प्रतिशत है, तो मात्र 0.1% है आपके बौद्ध धर्म के लोगों की
जबकि सिख धर्म के लोगों की संख्या कितनी है, तो वहाँ पर 0.32% है आपकी। वहीं मुस्लिम की बात करें तो 19.26% हैं, और ईसाई धर्म के लोगों की अगर हम बात करते हैं तो 0.8% लोग हैं आपके ईसाई। अब हम थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं कि मैक्सिमम कौन से धर्म के लोगों की संख्या है, वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम में हिंदू लोगों की संख्या है आपकी उत्तर प्रदेश में। कितने हिंदू परसेंटेज हैं, तो 79.37% आपकी हिंदू जनसंख्या है। तो ये मैक्सिमम है, बौद्ध धर्म की मिनिमम है। क्वेश्चन में पूछा गया था मिनिमम, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। जनगणना 2011 के अनुसार किस धर्म की दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत नकारात्मक है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। किस धर्म के दशकीय वृद्धि दर क्या है, नेगेटिव है, यानी बढ़ने की जगह क्या हुई है, उनकी जनसंख्या घटी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। सिख धर्म के लोगों की जनसंख्या वृद्धि दर नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, अगर मान के चलिए कि सिख धर्म के लोगों की जनसंख्या 2011 में आपकी 1000 है, तो 2011 में कितनी बची है, तो इनकी जनसंख्या बची है 910। ऐसे मान के चलिए तो नेगेटिव 0.1% का अब क्या हुआ है, ये नकारात्मक वृद्धि है। तो इसी तरह से उत्तर प्रदेश का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 है। सिख धर्म के नेगेटिव रेट है, कितनी नेगेटिव रेट है, तो -5.1% की आपकी नेगेटिव रेट है। जबकि अदर ऑप्शन की देखते हैं कि इंक्रीमेंट रेट हिंदू धर्म की कितनी रेट है आपकी परसेंटेज में, तो इनकी इंक्रीमेंट हुआ है 18.9% का। वहीं मुस्लिम की बात करें तो 25.2% का इनका इंक्रीमेंट हुआ है। ईसाई की अगर हम बात करते हो सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट इन्हीं का हुआ है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। कितने परसेंट, 67.7%। मतलब मैक्सिमम इंक्रीमेंट किसका पूछा जाए तो इसी का बताओगे। ईसाई धर्म का मैक्सिमम इंक्रीमेंट हुआ है परसेंट में इन उत्तर प्रदेश में, और मिनिमम किसका हुआ है वो भी आप याद कर लीजिए, वो भी आपके बौद्ध धर्म है। मिनिमम का मतलब है उनका तो 31.7% आपका डिक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में गई है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एक एक फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जनगणना 2011 के अनुसार किस धर्म का सर्वाधिक लिंगानुपात है, यानी मैक्सिमम लिंगानुपात किस धर्म का है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ईसाई धर्म का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश में। अब ईसाई धर्म का लिंगानुपात कितना है वो देख लेते हैं, अदर के भी आप देख लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है सभी यहाँ पे। तो ईसाई धर्म का है आपका 950, तो ये क्या हो गया आपका मैक्सिमम है। बात करते हैं आगे भी सिख धर्म की, अगर हम बात करते हैं सर सिख धर्म का कितना है, तो इनका है आपका 885 है। वहीं मुस्लिम धर्म की बात करते हैं तो 937 है, और अगर हिंदू धर्म की बात करते हैं तो वो 907 है। ये रेशियो है लिंगानुपात का। वहीं अगर दो धर्म और की बात करते हैं कि इंडिया में जो रहते हैं, एक तो आपका जैन धर्म है सर, उनकी भी बता दीजिए, और दूसरा है आपका बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म का जो लिंगानुपात है वो कितना है, तो वो है आपका 921, और बौद्ध धर्म का है 920। अगर आपसे पूछा जाए कि सर मैक्सिमम किसका है, तो सर्वाधिक तो ईसाई धर्म का हो जाता है। और अगर आप बात करते हैं मिनिमम की, तो मिनिमम ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि सिख धर्म का जो सेक्स रेशियो है वो उत्तर प्रदेश में मिनिमम है। इस प्रकार से आज के हमारे यहाँ पे 59 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपसे मैं थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखिए, ये जो वीडियो आपके लिए हम लेकर आए हैं वो आपके लिए बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, आप सभी को पता है कि ऑलरेडी उत्तर प्रदेश एसआई की जो वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम आपका मार्च 2026 में ऑलरेडी
सरकार ने अनाउंस कर दिया है। उसके साथ साथ में आपका जो होमगार्ड का एग्ज़ाम है, सरकार ने वो भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि उसका एग्ज़ाम भी होने वाला है, और उसकी तो एग्ज़ाम डेट भी आइडेंटिफाई कर दी है कि अप्रैल 2024 में कराने वाले हैं। इसी के साथ में आप ऑलरेडी फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं, किसकी, लेखपाल की ऑलरेडी फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं। तो जो जिसकी वैकेंसी 7,994 वैकेंसी हैं, तो उसका भी एग्ज़ाम आपका 2026 में ही होना है। लगे हाथ आपका कांस्टेबल का भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनका एग्ज़ाम भी कब होना है, 2026 में ही होना है। और आप ऑलरेडी हाल ही फिलहाल में अदर यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं कि यूपी पीसीएल प्लस यूपी लोअर की जो वैकेंसी हैं, वो भी कभी भी इनका नोटिफिकेशन आ सकता है, तो उनका एग्ज़ाम भी 2026 में ही होना है। इसके साथ साथ में जो आपकी बीईओ की वैकेंसी हैं, प्लस इसके साथ में यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2026 में होना है, वो एग्ज़ाम भी आपका होना ही होना है, कंपलसरी है। और इतने जब एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं, इसके साथ साथ में आप देख लीजिए ऑलरेडी डेट अनाउंस कर दी गई है, किसकी, जुलाई में आपका जो यूपी टेट एग्ज़ाम होता है उसकी डेट भी आपकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। जबकि मई और जून में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, किसके, टीजीटी पीजीटी, यानी जो उत्तर प्रदेश का टीजीटी पीजीटी है उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उन सब में इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जनगणना 2011 आपकी इम्पोर्टेंट है, इसके साथ साथ आपकी जो नई जनसंख्या नीति है उसके क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो ये जो वीडियो है, इन सभी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हमने इस वीडियो को तैयार किया है। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस वीडियो को पॉज करके अपने आंसर मेंशन करके डाटा एनालाइज करके प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन इस वीडियो से 101% आते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें भी एक अच्छा कंसेप्ट मिल सके। ईजिली टाइम वेस्टिंग चीज़ यहाँ पर नहीं होती हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आपके सॉल्व कराए गए हैं, बीच बीच में कोई भी बात आपसे नहीं की जा रही है। और एक दूसरा, जो अगर आपको हमें कोई भी सजेशन देना है तो आपके लिए हमने कमेंट बॉक्स ऑलरेडी ओपन कर रखा है। आप कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल जो कुछ भी हेजिटेशन है आप इजीली हमसे शेयर कर सकते हैं, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि अगर आप हमें अपने आउटपुट हमें बताएंगे तो हम आपके लिए जो कंटेंट है आपका वो बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। आप सभी का इतने दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आगे भी जुड़े रहिएगा, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।